मान लीजिए आप कुछ कैपेसिटर्स को ज्वाइन कर दो, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सोचो आपके पास ये कैपेसिटर था C1 कैपेसिटेंस इसका, चार्ज इस पर -q + q। एक और कैपेसिटर लिया आपने C2, इस पर चार्ज -q2 + q2, और आपने क्या काम करा, इन दोनों को ऐसे ऐसे कनेक्ट कर दिया यूजिंग अ वायर। अब आपसे पूछा जा सकता है बताइए फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इस सिस्टम के बीच में। मान लीजिए ये पॉइंट और ये पॉइंट उठा लिया मैंने, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा दोनों के बीच में। तो देखो कैसे करते हैं इसको, इस वाली प्लेट पे इस वाले सिस्टम पर बताइए टोटल चार्ज कितना है, बोले सब लोग। Q1 + Q2। क्या ये टोटल चार्ज कभी चेंज होगा जब मैं कनेक्ट कर दूंगा उसके बाद भी? नहीं सर, नहीं, कभी नहीं होगा। तो फाइनल चार्ज मान लीजिए स्मॉल q1 और उसमें स्मॉल q2 आया, तो पहला रिलेशन आपके पास ये है दैट q1 + q2 विल ऑलवेज बी इक्वल टू कैपिटल Q1 + कैपिटल Q2। ये चीज आप यहां से भी देख सकते थे, अगर यहाँ पे +q1 आया तो यहाँ पर -q1 आएगा और यहाँ पर -q2 आएगा। इस वाली प्लेट पे लगाओ चाहे इस पे लगाओ, एक ही रिजल्ट आना है, ये आ गया। उसके बाद फाइनली में मालूम है दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर हो जाएगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ उतना यहाँ पर होगा, क्योंकि आपने कनेक्ट कर दिया है यूजिंग अ कंडक्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं यहाँ पर दोनों पे, तो आपको मालूम है V = Q/C होता है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा Q1/C1 और इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा Q2/C2, दिस विल आल्सो बी इक्वल। सर एक डाउट है। हाँ क्या वो? सर वो Q1 + Q2 आपने जो लिखा है वो तो नेट चार्ज है ना? तो सर वो उधर -Q1, तो वो तो उस साइड ऑफ प्लेट में जितना आएगा वो उतना इंड्यूस करेगा ना उधर। हाँ तो सर -Q1 -Q2 कैसे आ गया? समझा नहीं मैं, क्या मतलब क्या प्रॉब्लम है? इधर Q2 चार्ज सर वो आएगा, तो फाइनल चार्ज Q2, Q1। हाँ सर। तो इधर -Q2 आएगा, इंड्यूस करेगा। तो नहीं, वो जो पैरेलल जो दूसरा वाला कैपेसिटर के सामने वाला वो आपस जो में इनका स्पेस आपस में कोई इंडक्शन नहीं है, ये पैरेलल ऑपोजिट को ही रखे हैं एक दूसरे के, ये आमने सामने नहीं रखे हैं। आमने सामने ये कैपेसिटर है तो इसकी प्लेट सामने सामने रखी है, ये भी आमने सामने रखी है। सो दिस विल बी द कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस। सो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस है जब ये, यहां से आप जो है यू कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ Q1 एंड Q2। तो देखो जरा क्या क्या आ रहा है, Q1 = Q2 × C1/C2, ये वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, सो ये बन जाएगा Q2 कॉमन 1 + C1/C2 = कैपिटल Q1 + कैपिटल Q2। तो Q1 का वैल्यू कितना, Q2 का वैल्यू कितना आ गया, Q1 + Q2 × C2/C1 + C2। सिमिलरली Q1 का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, Q1 + Q2 अपॉन C1 + C2 × C1। यहां से V कॉमन का वैल्यू अगर आप निकालोगे V कॉमन तो Q1/C1 होता है या फिर Q2/C2 होता है, तो सही है, दोनों की वैल्यू सेम ही आ रही है, आनी भी चाहिए, Q1/Q2 अपॉन C1 + C2। नाउ इन जनरल रिजल्ट क्या है ये वाला, कितने भी नंबर ऑफ आपके कैपेसिटर्स हो, कॉमन वोल्टेज अगर आपने ऐसे ज्वाइन कर दिया, कॉमन वोल्टेज विल बी समेशन ऑफ Q डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ C, हमेशा ये रहेगा। यस, ऐसे ही कनेक्शन करना है। अच्छा, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता था कि ये उल्टा होता, प्लेट्स उल्टी होती, वो पूरी तरीके से पॉसिबल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सेम रिजल्ट आएगा। बस आप क्या करोगे, Q1 है तो जो नेगेटिव है वो नेगेटिव लगा देंगे उसमें, रिजल्ट अभी भी सेम रहेगा। तो समेशन Q ही करना है, चाहे अगर Q हो तो पॉजिटिव लेना, नेगेटिव हो तो नेगेटिव लेना। प्लेट्स उल्टी करके भी लगा दोगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा। लेकिन ये ऐसे नहीं है, ये समझो आप ये वाला कनेक्शन के लिए नहीं कर रहे हैं। अभी आप देखोगे ये पैरेलल है, ये सीरीज है,
तो अभी हम बात कर रहे हैं सीरीज वाले कनेक्शन की, सीरीज पैरेलल पे भी थोड़ी देर में आएंगे। और अगर आप इसको और अच्छे से लिखना चाहते हो तो v कॉमन विल बी इक्वल टू समेशन c1 v1 भी लिख सकता हूं मैं इसको, डिवाइडेड बाय समेशन c। मतलब c11 क्या है, मतलब ये कोई भी सारे cv आप ऐड कर लो क्योंकि वही चार्जेस होंगे c into v। सर मतलब अगर मैं नेगेटिव प्लेट को अगर पॉजिटिव प्लेट से अगर लगा दूं, हाँ, उसको नेगेटिव लेके चलना, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव लेके चलना उसको, जो पॉजिटिव है वो समेशन क्यू क्या लिखूंगा? बताओ क्या लिखोगे? जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव लो, जो नेगेटिव है नेगेटिव लो, ऐड कर दो। सर एक थोड़ा एग्जांपल देके समझा। मान लीजिए पॉजिटिव होता ये नेगेटिव होता, तो इसकी वैल्यू हो जाती माइनस क्यू, ये वन है क्या, माइनस क्यू, इधर लेते माइनस क्यू वन प्लस क्यू टू, ये लिखता मैं यहाँ पर। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर भी यही आ जाता, माइनस क्यू वन प्लस क्यू टू आ जाता। ठीक है, तो एल्जेब्रिकली आपको ऐड कर देना है सब, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ओके सर, ठीक। ओके, अब मैं थोड़ा सा आपको एक और चीज, एक दो चीजें और बताना चाहता हूँ यहाँ पर, देखो क्योंकि चीजों को कनेक्ट करते हैं तो ज्यादा मजा आता है हमेशा। ये वाले जो रिजल्ट्स हैं, these results match with the collision results, जो पार्टिकल्स का हेड ऑन कोलिजन होता था, याद है पार्टिकल्स का हेड ऑन कोलिजन होता था जो, so all of these are analogous to head on inelastic collisions। और बहुत ही बढ़िया एनालॉजी बनती है इसमें। वहां पर मोमेंटम होता था m इंटू वी, यहां पर चार्ज होता है c इंटू वी। वहां पर काइनेटिक एनर्जी होती थी हाफ एम बी स्क्वायर, यहाँ पर इसमें एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो भी है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ सी वी स्क्वायर। तो बस m की जगह c आ गया है और वेलोसिटी की जगह पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है, v की जगह v आया, कैपिटल V। मोमेंटम इज सेम एज चार्ज, काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। और बढ़िया से जो जो आपसे पूछा जाए वो सब निकाल सकते हो आप इसमें। क्या बात समझ में आती है? उसके साथ बहुत बढ़िया एनालॉजी बनती है इसकी। अगर मैंने दोनों प्लेट्स सेम साइन वाली एक साथ रखी हैं तो इसका मतलब कोलिजन हो रहा है सेम डायरेक्शन में जाते हुए पार्टिकल्स का। ये वाला पार्टिकल ऐसे गया, ये ऐसे गया, हेड ऑन कोलिजन हुआ, ये 3 मीटर पर सेकंड से आ रहा था, पीछे वाला ऑब्वियसली ज्यादा से आ रहा होगा तभी कोलाइड करेगा। तो ये हो गया कि आपने सेम डायरेक्शन में इसको लिया। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में, मान लीजिए ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए कोलाइड करेगा। तो वही आप फाइनल जो इसमें वेलोसिटी ऑफ सी निकालते थे, ये आपका हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐसे है, लिखने में भी वैसा ही होता है ये कॉमन। तो एकदम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐसा बन जाएगा ये, जिसमें आप समेशन m1 v1 m2 v2 सब ऐड करते थे विद साइन, सेम साइन तो ऐड, ऑपोजिट तो सब्ट्रैक्ट, वही कर रहे हैं यहाँ पर भी। डिवाइड बाय नीचे टोटल मास करते थे m1 प्लस m2 प्लस m3, तो यहाँ पर टोटल कैपेसिटेंस कर रहे हो। समझ आती है बात? यस सर। बोलो सर मतलब Q1 माइनस Q2 और Q2 माइनस Q1 दोनों में कोई डिफरेंस आएगा? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। ये वैल्यू आप पॉजिटिव वैल्यू बताओगे हमेशा। ओके। वैसे अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है वो साइड नेगेटिव बनेगी, जिधर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है वो वाली साइड ओवरऑल नेगेटिव बनेगी, जिधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है वो साइड ओवरऑल पॉजिटिव बनेगी। ये जो डिफरेंस है ना, तो मतलब सेम आना चाहिए। हाँ, तो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता,
जब भी आपसे कोई ऐसे पूछता है कि बताइए 3 और 5 में कितना डिफरेंस है, तो आप 2 ही बोलते हो हमेशा, है ना। कोई डिफरेंस पूछे कि 3 और 5 में कितना डिफरेंस है, तो यू विल ऑलवेज से 2। यस सर। माइनस तो नहीं बोलते कोई भी ऐसे। तो डिफरेंस जो होता है वो पॉजिटिव मान के लिए माना जाता है। चेंज जो होता है वो डिफरेंट है। चेंज में आप हमेशा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू करते हो। नाउ टेल मी, ये वाली बातें क्लियर है? ये वाली एनालॉजी क्लियर है सबको? यस। इसका फायदा क्या है? तो सिर्फ ऐसा नहीं है मजे लेने के लिए है। इसके दो फायदे हैं। एक तो आपको याद हो जाएगा, ऊपर से आपको कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं याद करना। कई बार आपसे ये पूछता है, देखो जब कनेक्शन करने से पहले ये चार्ज था तो इसमें कुछ एनर्जी स्टोर्ड होगी, कनेक्शन करने के बाद भी कुछ एनर्जी इसमें स्टोर्ड होगी, सॉरी इसमें भी पहले ही इसमें भी कुछ एनर्जी स्टोर्ड होगी, और फिर जब आप इसको कनेक्ट कर दोगे उसके बाद एक टोटल एनर्जी भी स्टोर्ड होगी। तो आपको क्या लगता है, ओवरऑल एनर्जी कम होगी या बढ़ेगी? सेम रहेगी। सेम तो नहीं आ सकती बेटा, सेम आती तो फिर कभी भी चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, बढ़ जाएगी। कम होगी बेटा, बढ़ेगी कहाँ पे? यहाँ पर कौन वर्क कर रहा है एक्स्ट्रा? क्योंकि अच्छा हाँ, वो तो है। कम होगी, हमेशा कम होगी, बिकॉज ये अपनी स्टेबल स्टेट में ही जाता है। फाइनल जो रिजल्ट होगा वो सबसे स्टेबल स्टेट होगी, which means the overall energy will decrease। और वो ही चीज यहाँ पर भी होती है। इनइलास्टिक कोलिजन बोला मैंने, यानी चिपक गए तो दोनों सेम कॉमन वेलोसिटी से जाएंगे। यहाँ पर भी वही काम हो रहा है, दोनों सेम कॉमन वोल्टेज पे आ गए हैं। ये टर्म जानते हैं, वोल्टेज? वोल्टेज का मतलब समझ में आता है आप लोगों को? ये बताओ, व्हाट इज वोल्टेज? बोलो भाई, वोल्टेज का मतलब समझ में आता है कि नहीं? जी सर। क्या होता है वोल्टेज? बोलो। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन। यस, ये वोल्ट्स के बीच में डिफरेंस होता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है। डेल्टा वी इज वोल्टेज। तो इनका वोल्टेज इनिशियल और फाइनल वोल्टेज अगर आप देखोगे तो वोल्टेज नहीं देखोगे, सॉरी एनर्जी देखोगे अगर, तो इनिशियल एनर्जी ज्यादा रहेगी, फाइनल एनर्जी कम रहेगी। कोई भी सिस्टम हमेशा हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ जाता है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए चेंज इन एनर्जी कितना हुआ इसमें जब आपने कनेक्शन कर दिया? व्हाट विल बी द चेंज इन एनर्जी? क्या ये याद है आपको चेंज इन एनर्जी कितना आता था? इसका याद है चेंज इन एनर्जी कितना आता था? हाफ म्यू v relative square। करेक्ट। सो यहां पर भी देखिए करेक्ट आंसर, ये नहीं लिख देता हूं यार, अलग चालू पेज पे। इसमें कोई आपसे अगर चेंज इन एनर्जी पूछेगा तो आप डायरेक्टली आंसर बता देंगे। आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, कैलकुलेशन करके भी बता सकते हो। म्यू की जगह क्या आ जाएगा? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 स्क्वायर। अगर प्लेट्स सेम डायरेक्शन में है, यानी कि प्लस प्लस एक साथ, माइनस माइनस एक साथ, तो सब्ट्रैक्ट करना, और अगर ऑपोजिट है तो ऐड करना। V1 V2 आर वोल्टेजेस, लिख लो इसको, अच्छे से याद कर लो। अगर दोनों प्लेट्स रिपीट के करेंगे? साथ जोड़ा है, एक मिनट रुको, अगर दोनों पॉजिटिव के साथ जोड़ा है तो सब्ट्रैक्ट होगी V1 माइनस V2, क्योंकि वो इसकी तरह है।
तो रिलेटिव वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करके आती है, वैसे यहाँ पे रिलेटिव वोल्टेज। और अगर आप मान लीजिए ऑपोजिट जोड़ते हो, प्लस और माइनस जोड़ते हो, तो ये वाला केस बनता है। इसमें रिलेटिव करने के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा, तो V1 प्लस V2 हो जाएगा। ठीक है सर। सर इसको लॉस इन एनर्जी भी वही है लॉस है, करेक्ट, लॉस ही है। चलो एटलीस्ट एक चीज की कैलकुलेशन से आप बच गए, क्योंकि आपको मालूम है सब कुछ ऐसे सेम मैथमेटिक्स है, क्योंकि सेम मैथमेटिक्स पे काम कर रहे हैं लोग, तो इसलिए आपके सेम रिजल्ट से आएंगे। सर बोलो। वो जो वोल्टेज डिफरेंस क्वेश्चन में दिया होगा या निकालना पड़ेगा? क्या? जो डेल्टा वी वोल्टेज V1 माइनस V2 क्वेश्चन देख के बताओगे वो तो? सर आपका वॉइस कट रहा है, और एक बार थोड़ा बोलो। सिचुएशन जो होगी उसके हिसाब से बताओगे ना, क्वेश्चन देखना भी, क्वेश्चन आएगा तो पता लग जाएगा। जी सर, जी सर। जो सिचुएशन है उसके हिसाब से होगा, आपने किस तरीके से कनेक्शन किया है। और ये तो डेल्टा वी नहीं है, दिस इज नॉट डेल्टा वी। सर ये सिर्फ 2 सिस्टम्स कैपेसिटर्स के लिए ट्रू है या किसी भी सिस्टम के लिए ट्रू रहेगा? तीन के लिए लगाओ, नहीं सोचो ना खुद से, तीन के लिए लगाओ कैसे, तीन के लिए इसमें कैसे कर सकते हो आप, नहीं हो पाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। दो के लिए ट्रू है, तीन के लिए करना है तो फिर ये आप नॉर्मल वाला तरीका लगाना, फिर प्रॉपर कैलकुलेशन। प्रॉपर कैलकुलेशन कैसे होगी देखो, हाफ फाइनल एनर्जी निकालोगे, वो आ जाएगी हाफ C1 V कॉमन स्क्वायर प्लस C2 V कॉमन स्क्वायर प्लस C3 V कॉमन स्क्वायर, जितने भी कैपेसिटर हैं सब ऐड कर दो, और सारे के सारे कॉमन पे पहुंच गए, कॉमन वोल्टेज पे, तो उसका स्क्वायर, इतना एनर्जी फाइनल होगा। और इनिशियल एनर्जी कितना होगा, C1 V1 स्क्वायर, अलग अलग जो भी इनके थे, जहां तक भी है CN VN जितने भी हैं, इनका सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपका नेट आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। अब ये चीज आप इसमें भी लगा सकते हो, देखो हमारे पास दो आइसोलेटेड स्फीयर्स हैं, इसको मैंने V1 वोल्टेज तक चार्ज किया, इसको V2 वोल्टेज तक चार्ज किया, इसका रेडियस R1 दिया, इसका रेडियस R2 दिया, इन दोनों को आपने कनेक्ट कर दिया एक कंडक्टर से। तो फाइनल वोल्टेज कितना है, फाइनल वोल्टेज का वैल्यू, कॉमन वोल्टेज होगी फाइनल कॉमन वोल्टेज, वो कितना आएगा, तो इसका कैपेसिटेंस लिख लो, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन सीधा C1 प्लस C2 कर देंगे। ये क्वेश्चन हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी किया था, लेकिन ये तरीका है इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का। वेयर C1 का वैल्यू क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, और C2 कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो इसको, तो आप देखोगे रिजल्ट जो आएंगे बड़े इंटरेस्टिंग आएंगे, C1 R1 C2 R2 अपॉन V2 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में से कैंसिल होकर कट जाएगा। ये वाला तो आपने समझ लिया अच्छे से कि अगर मैंने दो अनचार्ज प्लेट ली, न्यूट्रल प्लेट्स, और उनको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, ये आपको पता है। फाइनली जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो V के बराबर हो जाएगा, तो यहां से आप सीधा Q निकाल सकते हो, Q इक्वल टू CV लगा के, V जो होगा इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो सर। अब देखो नेक्स्ट क्या करना है, मान लो मैंने आपको दिया दैट वी हैव टू प्लेट्स जिन पर कि पहले से ही कुछ चार्ज था। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए इस पर ले लिया मैंने कुछ ले लो 5 माइक्रोकूलम चार्ज, और इस पर ले लिया 10 माइक्रोकूलम चार्ज, और इसका कैपेसिटेंस आपको दिया हुआ है
half microfarad. And now we have connected this across a battery. अब जब आप इसको कनेक्ट करोगे इस तरीके से, now you have to tell me फाइनल चार्जेस कैसे होंगे, कितने कितने दिखाई देंगे, एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर कितनी होगी, ये बताना है आपको। तो फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करो सबसे पहले, क्या है सर? वो +10 है। यस, +10। ये बैटरी का काम होगा, यहां से चार्ज को उठा के इधर लगाना या फिर इधर से इधर ले जाना, कुछ भी कर ले बैटरी, टोटल चार्ज जो है 15 कूलाम ही रहेगा, टोटल चार्ज ऑन द प्लेट्स, ये आप चेंज नहीं कर सकते। एंड इफ टोटल चार्ज इज 15 कूलाम्स, तो आपको मालूम है जो पहले वाले फंडे वो तो चेंज नहीं होंगे, गॉस वाले और वो सब जो थे वो तो कभी नहीं चेंज होने वाले। तो बाहर 15, अंदर फिर इधर भी 15/2 माइक्रोकूलम चार्ज आएगा 100%। इसको आप झुठला नहीं सकते। यहां पर अंदर जो चार्जेस होंगे वो इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, उनकी वैल्यूज अभी हमें नहीं पता। उनकी वैल्यूज कैसे निकाल सकते हो आप? पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसमें? 6 वोल्ट। कैपेसिटेंस कितना है? हाफ माइक्रोफैरड। C इंटू V करोगे कितना आएगा? C इंटू V 6 इंटू हाफ विल बी 3। तो ये पॉजिटिव साइड है तो यहां पर +3 माइक्रोकूलम्स और इधर -3 माइक्रोकूलम्स। दिस विल बी योर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया कैसे करना है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? सर वो अंदर वाला थोड़ा और एक बार बोलेंगे? CV, Q is equal to CV लगाया बस भाई। Q is equal to CV में ये Q कौन सा चार्ज होता है? ये जो अंदर आता है एक दूसरे को फेस करता है चार्ज, वो वाला होता है। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो ये वाला चार्ज बनाएगा ना यहाँ पे। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ही नहीं कर पाएगा यहाँ पर, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना पाएंगे दोनों मिलकर। जितनी ये बनाएगा उतनी ये बना देगा ऑपोजिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी की वजह से आएगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इसी चार्ज की वजह से आएगा। तो Q इंटू CV यही करना है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। अब इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्लास कितने बजे तक है हमारी? 12-15। ठीक है। इसी में देखो, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और आगे बढ़ो। पहले मान लीजिए आपको बैटरी कनेक्ट करके नहीं दिया था, बैटरी वॉज नॉट कनेक्टेड, तो इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा ये पता है सबको? ठीक है, मैं बैटरी दिखा देता हूँ लेकिन कनेक्टेड नहीं है मानो, तो आपका जो स्विच है वो ओपन है। ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा देखो, बहुत आसान, सबको पता है। 15/2 तो इधर आएगा ही आएगा, साथ में बाकी जो बचा हुआ है उसको देख लो इधर, तो इधर पॉजिटिव पॉजिटिव ही आ गया, पॉजिटिव है दोनों। तो यहाँ कितना बचेगा? माइनस में कितना बचेगा यहाँ पर बोलो? -5/7 है तो 2.55/2 बचेगा ना, और इधर भी फिर +5/2 बचेगा। तो सारा बैलेंस हो रहा है सब कुछ। अभी टोटल चार्ज यहाँ पर 5 ही रहना चाहिए, इधर 10 रहना चाहिए। तो आ गया वही, ये आपका इनिशियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था जब तक आपने स्विच को कनेक्ट नहीं, क्लोज नहीं किया। जैसे ही आपने क्लोज किया क्या हुआ? ये तो वही रहा, इसको नहीं चेंज कर सकते आप, ये चेंज होगा भी नहीं क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट रहना चाहिए और टोटल चार्ज आपने चेंज नहीं करा है। ये वाला चार्ज, अंदर वाला चार्ज जो है शिफ्ट होके कितना कितना आ गया? +3 कूलम इधर पहुंच गया माइक्रोकूलम, और -3 माइक्रोकूलम इधर आ गया। नाउ क्वेश्चन इज कितना चार्ज बैटरी से पास हुआ? बोलो बच्चों, बताओ इसको, कितना चार्ज बैटरी से पास हुआ? आई होप डायरेक्शन तो यही होगी, डायरेक्शन तो समझ में आ ही रहा होगा सबको। ये डायरेक्शन मैं जानना चाहता हूँ, कितना चार्ज बैटरी में पास हुआ? बोलो बोलो।
11/2 माइक्रोकूलम। ठीक है, इनिशियल फाइनल, तो इन दोनों का इनिशियल में 3 + 5/2 कर लो, सब्ट्रैक्ट करना था तो कर लो। कितना आ गया? -11/12 11/2 नहीं, इस डायरेक्शन में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? प्लस ही होगा ना। उधर 11/2 पॉजिटिव माइक्रोकूलम चार्ज उठ के इधर पहुंच जाएगा। तभी तो इसमें प्लस चार्ज बचेगा फाइनल, जब पॉजिटिव चार्ज इधर पहुंचा। ये समझ में आता है, पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जाएगा, इतना ही नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट जा रहा होगा मे बी, दो निकाल लेंगे, उसमें कोई बात नहीं। चलो ठीक है, अब ये सोचो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस कितना था बेटा, ये बताओ। इनिशियली कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? अब आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड और उससे नहीं निकालना है आपको, अब आप सीधा कैपेसिटेंस का यूज करोगे, हाफ माइक्रोकूलम हाफ माइक्रोफैराड है, तो सीधा यूज करो Q = CV, तो भी आ जाएगा Q/C। Q कौन सा यूज करना है? Q हमेशा अंदर वाला यूज करना है। तो कितना था? 0 0 कैसे? 5 नहीं, अंदर का 5/2 नेट 5। 5। नहीं, आप पूछे ना पोटेंशियल डिफरेंस कितना था इनिशियली, वही 5 है, और अंदर का चार्ज 5/2 माइक्रोकूलम। वो ठीक है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस पूछा ना, तो 5 माइक्रोकूलम 5 वोल्ट 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था। कौन हायर कौन लोअर? ये हायर और ये लोअर। ये समझ में आता सबको? जी सर। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा होगा कभी। सर बोलो। सर जो Q = CV, जो वो वाला चार्ज हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल में पॉजिटिव ही रहता है, मतलब +3 हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल पर रहेगा। ये मान लो पॉजिटिव वाले पे जो अब Yes, ये sir. हायर है ये लोअर है, और आपने बैटरी में ये हायर लिया ये लोअर लिया, तो चार्ज तो फ्लो ना बनता है ना, चार्ज अपने आप ऐसे फ्लो हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव प्लेट भी है हायर पोटेंशियल पे, यहाँ से इधर चला जाएगा। लेकिन अगर इसका उल्टा होता, अब ध्यान से समझना बेटा ये बात सब लोग, चलो उसके बाद में आएंगे, उल्टे बाद में आएंगे। पहले बताओ एनर्जी की बात करते हैं थोड़ी सी। पहले कितनी एनर्जी स्टोर्ड थी और बाद में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, ये निकालिए फटाफट से। इनसाइड कैपेसिटर की बात चल रही है, इनसाइड कैपेसिटर, आउटसाइड पे मत चले जाना। यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे क्योंकि ये उन पर नहीं जाना है हमें। अंदर कितना एनर्जी स्टोर था? इनफैक्ट आई एम इंटरेस्टेड इन चेंज इन एनर्जी कितना है कैपेसिटर की, बताइए। सर 1/4 माइक्रोफैराड। फैराड में नहीं होती बेटा एनर्जी। 3/4। फाइनल कितना है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, नहीं फाइनल 6 है, सॉरी 6 का स्क्वायर सही है। 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 11। बताओ क्या ये आंसर आ रहा है? यस सर। yes sir अब इसमें एनर्जी आउटसाइड में भी स्टोर होगी, बट वो चेंज नहीं हो रही तो हमें कोई मतलब नहीं है, और उस एनर्जी को कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हम, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी है, उसमें भी एनर्जी कुछ रहेगी, लेकिन उसको हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, और वो पार्ट चेंज भी नहीं हो रहा। तो इट वोंट मैटर। अब ध्यान समझो, इतनी तो चेंज हुई कैपेसिटर की एनर्जी, इसने कितना वर्क डन किया? वर्क डन बाय द बैटरी कितना यहाँ पे? चार्ज जितना फ्लो हुआ इनटू पोटेंशियल डिफरेंस।
33 माइक्रोजूल्स। तो लॉस इन एनर्जी कितना होगा? बताओगे लॉस इन एनर्जी कितना होगा? ये एनर्जी आपकी बढ़ी थी, दिस वाज द इंक्रीज इन एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल किया तो बढ़ी है, तो इतना वर्क डन किया इसने, इतना एनर्जी बढ़ा, तो बाकी जो बचा हुआ है वो सब लॉस होगा। 33 माइक्रोजूल्स माइनस 11/4 माइक्रोजूल्स। क्या ये बात समझ में आती है सबको? हाँ वही है वर्क एनर्जी थ्योरी में, मान लो आपने ये लगाया है वर्क डन बाय बैटरी प्लस total work done by battery is equal to change in potential energy plus loss in potential energy। जो पार्ट लॉस हुआ है, जितना चेंज हुआ है प्लस जितना लॉस हुआ है। वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पर लग नहीं पा रहा है वैसे, मतलब ठीक है लॉस को अगर आप ट्रीट कर लो तो लगा सकते हो, बट यहाँ पर एक परमानेंट लॉस है, हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है। Now how it depends upon the wires, इनका रेजिस्टेंस, इन सब पे कैसे डिपेंड करता है वो करंट वाले चैप्टर में करेंगे, लेकिन अभी आपको ये पता होना चाहिए इसका कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। ये समझ में आ गया सबको? यस वर्क डन हुआ, इतना एनर्जी बढ़ा है कैपेसिटर में जो स्टोर्ड था, तो बाकी जो कहाँ गया, कायदे में क्या होना चाहिए था, एक्चुअल में तो जितना इसने वर्क किया वो सारा का सारा इसमें स्टोर हो जाना चाहिए था जाके, तो जितना भी चेंज हुआ एनर्जी उतना होना चाहिए था, लेकिन उतना नहीं हो रहा, उससे कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देयर इज सम लॉस। समझ आएगा? ये नेगेटिव थी, पॉजिटिव थी, पहले तो ये वाली एनर्जी इसने खत्म करी, जीरो बनाया दोनों को, फिर उसके बाद इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव चार्ज किया, तो अब कहानी टोटली डिफरेंट होगी। तो हाफ वाला जो फंडा है वो इसी के लिए है कि भाई अनचार्ज था, कोई चार्ज नहीं था पहले, कोई एनर्जी स्टोर नहीं थी, आपने सीधे सीधे उठा के ऐसे कर, इसमें वायर हीट जरूर होगा, 100% इसमें वायर की हीटिंग होगी। इनफैक्ट यहाँ पर ऐसा केस है कि अगर आप देखना बाद में आएगा ये, अगर आप सुपर कंडक्टर्स भी लगा दोगे ना यहाँ पर, तो भी जो है उसमें लॉस होगा 100%, आप बच नहीं सकते इस लॉस से, क्योंकि इसकी अपनी लिमिट है, ये कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है, और इसका वर्क डन भी फिक्स है, कितना ही वर्क डन करेगा, उसमें हमेशा डिफरेंस आता है, हमेशा डिफरेंस आएगा तो हमेशा लॉस होगा। चलो एक थोड़ा सा सिंपल क्या, यही करो अब, तो सिंपल क्यों करना है, अभी मैंने उल्टा बना के दे रहा हूं आपको। आपके पास 10 माइक्रोकूलम इस पे है, 5 माइक्रोकूलम इस पे है, कैपेसिटेंस अभी भी वही है, आधा, हाफ माइक्रोफैराड। बैटरी मैंने लेकिन सेम डायरेक्शन में लगाई है ऐसे। आप बताओगे जैसे ही मैं स्विच क्लोज करूंगा व्हाट विल हैपन, वही सब कैलकुलेट करो, जो अभी तक बताया मैंने आपको वही सब कैलकुलेट करना है। इनिशियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखो, फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखो, फिर लॉस एंड एनर्जी बताओ। दोनों पॉजिटिव चार्ज है इनिशियली। बोलो बच्चों, चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो हुआ? ऑपोजिट डायरेक्शन में सर, पहले वाला क्वेश्चन के ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या जी सर। क्या क्या क्या? पहला वाला केस का ऑपोजिट डायरेक्शन में ही आप जो किए हैं सर। हाँ, और कितना चार्ज? half, 5/2 3/2 का डिफरेंस ना। 1 3 होगा ना।
तो वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा? -6 तो 3 होगा ना? सर वो तो 3/2 होगा कैसे ना? हुआ? क्या होगा? सर वो जो 3/2 आपने वो 3 होगा ना? 3 होगा। अच्छा हाँ 3 होगा। अरे ये यस सर। यस यस सही बोल। हाँ तो अब बताओ जरा कितना आया? सर हाफ हाफ हाफ। Half charge. हाफ, लेकिन फिर डायरेक्शन पलट जाएगी क्योंकि पहले 2.5 था या 3 हो गया, तो ये डायरेक्शन। तो हाफ माइक्रो कूलम आएगा ना, ये सही है अब? यस सर। ठीक, चलो चलो ठीक है। अब और ये बेटर भी है क्योंकि पहले का पोटेंशियल डिफरेंस था 5 वोल्ट्स, अभी भी वही रहेगा इसमें भी। तो पहले का पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट्स, लेकिन ये पॉजिटिव या नेगेटिव। आपने बैटरी लगाई 6 वोल्ट की विच इज हायर पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसकी मानी जाएगी, और बैटरी जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना चाहती है उस डायरेक्शन में हो रहा है, तो सब कुछ सही बैठ रहा है इसमें, इस डायरेक्शन में ही जाएगा ये। तो वर्क डन बाय बैटरी विल बी पॉजिटिव एंड इट विल बी 3 माइक्रो। अभी देखो जरा, अभी दिख गया ना ये? यस सर। तो 3 माइक्रो जूल्स का वर्क डन होगा, पॉजिटिव वर्क डन। और अगर मैं एनर्जीज कैलकुलेट करने लग जाऊं यहां पर, तो चेंज इन एनर्जी तो अभी भी उतना ही आएगा, चेंज इन एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। चेंज इन एनर्जी जो आएगा इसमें वो 11/4 ही आएगा। लेकिन अब जो आपका लॉस है दैट विल बी मच लेस, लॉस बहुत कम होगा। अब देखोगे 1/4 ही लॉस आ रहा है, 1/4 ऑफ एनर्जी विल बी लॉस्ट, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा कुछ वर्क भी नहीं करा। बोलो बेटा। सर ये लॉस होता क्यों है? क्या लॉस क्यों होता है एनर्जी का? क्यों मतलब? तो मतलब कौन से फैक्टर की वजह से लॉस होता है? हीट की वजह से? हाँ तो बताया था मैंने, हीट के फॉर्म में लॉस होता है। इन जनरल आपका ये कहानी रहेगी, एंड देयर विल बी सम रेजिस्टेंस आल्सो। अब तुम पूछ रहे हो, देख लो एक बार। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है और वी रहता है, जबकि इसके अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी वेरिएबल। तो मैं अभी उसको जो है लेटर से कितना लूं इसको, वी, इसको वी नॉट ले लो, ये कांस्टेंट रहता है और ये वाला वेरिएबल रहता है वी, जिसकी वैल्यू क्यू डिसाइड करता है। तो आपने कनेक्ट किया, ऐसा तो है नहीं कनेक्ट कर दी तुरंत से एकदम से पोटेंशियल डिफरेंस भी हो जाएगा। पहले 0 था, इट विल इंक्रीज, धीरे धीरे इंक्रीज करेगा और यहां तक पहुंचेगा, वी नॉट तक पहुंचेगा। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा इसके ऊपर वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। अब आपको किरचॉफ वगैरह तो याद होगा थोड़ा बहुत, किरचॉफ लॉ याद है? सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या होता था, 0 आता था। तो यहाँ पर वी नॉट है, यहाँ पर वी है, अभी भी ये दोनों बराबर तो हुए नहीं है, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस तो इसके अक्रॉस आएगा ना 100%, जब तक ये पूरी तरीके से वी नॉट नहीं हो जाता। अब अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, रेजिस्टेंस में अगर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए तो आपका जो इसके अक्रॉस पावर जनरेट होता है वो v²/r होता ही होता है। अगर आपको याद हो I²R टर्म ये सब रहते हैं, इस वाले टर्म से नहीं बच सकते आप। तो ये वाला जो पावर है ये लॉस होता ही रहेगा कंटिन्यूअसली, जब तक यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है तब तक लॉस होगा, और ये पोटेंशियल डिफरेंस से आप बच नहीं सकते, ये हमेशा आ रहा है क्योंकि इसका पोटेंशियल अचानक से v0 नहीं हो जाता। तो एक लॉस ड्यू टू हीट यहां पर जरूर आएगा। अब और भी डिटेल्स हैं इसमें थोड़ी बहुत जो हम करंट में डिस्कस कर लेंगे बाद में, है ना, कि भाई तुम कहो कि भाई आर का वैल्यू में कम करते चले जाओ तो क्या होगा। मान लो मैंने सुपर कंडक्टर लगा दिया यहाँ पे, आर एकदम 0,
आप आर अगर एकदम जीरो कर भी दोगे, पोटेंशियल डिफरेंस तो बचेगा ना। पोटेंशियल डिफरेंस अगर बचेगा तो ऑटोमेटिकली करंट बहुत हाई हो जाएगा अगर रेजिस्टेंस बहुत कम कर दिया आपने, V इक्वल टू आई आर होता है। इफ यू आर ट्राइंग टू डिक्रीज आर, V कांस्टेंट है, V तो रहेगा ही रहेगा, आई को बढ़ना पड़ेगा, तो आई बढ़ेगा तो तब भी आपका कर देगा, ये वर्क कर देगा। तो कुछ भी कर लो चाहे इसमें, अगर आपने आर जीरो कर दिया, आई इन्फिनिटी हो जाएगा, बच नहीं सकते। मान लो एक कैपेसिटर था और इसमें कैपेसिटर में मैंने तो एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करो आपने कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ था, जी बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 वोल्ट है, और एक इसका कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैरड। अब आपने क्या काम करा, ये इसमें पॉजिटिव प्लेट हो जाएगी, ये नेगेटिव। आपने क्या काम करा, इसको पलटा, यानी इसको नेगेटिव किया, इसको पॉजिटिव किया, और फिर से आपने इसी बैटरी के साथ इसको जोड़ दिया। इस तरीके से तो पहले इसके साथ जुड़ी हुई थी तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 6, और अगर 6 आ गया है तो चार्ज भी आपको मालूम है, सी डी सी इंटू वी करोगे तो 6 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाएगा दोनों पे, इसमें प्लस इसमें माइनस। अब आपने इनको पलट दिया तो यहाँ पर -6 माइक्रोकूलम चार्ज है या +6 माइक्रोकूलम चार्ज। जब आप वापस इसको कनेक्ट करोगे तो क्या लगता है आपको किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा? तो बहुत आसान, पहले इधर -6 माइक्रोकूलम था, बाद में क्या होगा, +6 माइक्रोकूलम हो जाएगा। ओह, इसमें मजा नहीं आया, रुक जाओ और दूसरा करते हैं। रुक जाओ, इसमें तो वही पॉजिटिव ही वर्क डन आएगा ना, करंट ऐसे ही फ्लो हुआ, चार्ज ऐसे ही है। तो लेट मी टेक अ डिफरेंट एग्जांपल। अभी क्या करा, मान लो पहले से ही मैंने आपको चार्ज करके दिया हुआ है, कैपेसिटर 1 माइक्रोफैरड है और चार्जेस हैं +8 माइक्रोकूलम एंड -8 माइक्रोकूलम, ऐसे करके दे दिया मैंने। और अब मैंने इसको ऐसे जोड़ा है, अब देखना बेटा ध्यान से, ये 6 वोल्ट बैटरी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इसके अक्रॉस, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस, ये पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, वो का Q/C, माइक्रो माइक्रो उड़ जाएंगे तो ये 8 वोल्ट बचेगा। अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है और इसका कम है, तो चार्ज फ्लो कर जाएगा कुछ ऐसे, क्योंकि कनेक्ट करते ही यहाँ पर +6 माइक्रोकूलम चार्ज आएगा और यहाँ -6 माइक्रोकूलम चार्ज आएगा कनेक्ट करने के बाद। Q = CV, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस 6 बचेगा। इस केस में 2 कूलम चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो कर गया, 2 माइक्रोकूलम। तो वर्क डन बाय बैटरी, इनफैक्ट अब आपने बैटरी को चार्ज कर दिया, बैटरी ने वर्क डन नहीं करा, आपने उल्टा बैटरी के ऊपर वर्क डन कर दिया है, एंड बैटरी विल बी चार्ज। इसको चार्जिंग बोलते हैं, जो हम अलग से सीखेंगे बाद में, करंट इलेक्ट्रिक करंट में देखेंगे। तो वर्क डन बाय बैटरी विल बी -12 माइक्रो। चार्जेस कितने हैं थोड़ा बता दीजिए, इनिशियल चार्जेस। इनिशियल चार्जेस +8 माइक्रोकूलम -8 माइक्रोकूलम, कैपेसिटेंस 1 माइक्रो। बाकी सब लिखिए। ओके जी हाँ, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैसे पता करें? ओके, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैसे पता करोगे? कोई भी एक प्लेट पकड़ लो, ये वाली प्लेट पकड़ लिया, चाहे पॉजिटिव साइड की हो चाहे नेगेटिव साइड की हो, डोंट मैटर। मैंने आपको पहले बताया था इसमें कितना चार्ज आया, ये कैसे पता करते हैं, Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, ऑलवेज डेल्टा Q का वैल्यू यही होगा, कितना चार्ज पहुंचा। अब जब आपको यही वाला एरो पता करना है तो बस ऐसे करके लिखते चले जाओ, ये एरो होगा। यहाँ पर फाइनल चार्ज कितना था पहले केस में, 6 माइक्रोकूलम, इनिशियल कितना था 8 माइक्रोकूलम, सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2 का मतलब इस डायरेक्शन में -2 कूलम चार्ज फ्लो करा है, यानी कि +2 कूलम इस डायरेक्शन में फ्लो, डायरेक्शन ऑफ करंट ये हो जाएगा। समझ में आया जयन?
पीछे वाले क्वेश्चन में भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, फाइनल चार्ज कितना था, सॉरी फाइनल चार्ज 3 था, फाइनल चार्ज 3 माइक्रोकूलम, इनिशियल चार्ज 5/2 माइक्रोकूलम पॉजिटिव, तो ये हाफ कूलम भी है, हाफ कूलम है अगर ये तो इसी डायरेक्शन में ये वाले आएगा डायरेक्शन, पॉजिटिव आया तो बढ़िया, यही डायरेक्शन रहेगा, ये गलत था डायरेक्शन हमारा, यही डायरेक्शन रहेगा।